सम अप कर लो इन ट्रेंड को सबको, ठीक है। फिर हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लवर हस्बैंड वाला कंसेप्ट भी बता दूंगा एक बार। देखो देखते हैं सबसे पहले लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट। देखो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करा, बढ़ा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, एटॉमिक रेडियस घटा, मेटेलिक कैरेक्टर घटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, मेटेलिक कैरेक्टर घटा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटी, बेसिक स्ट्रेंथ घटी, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी। इतना क्लियर है। उसके साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, खुद सोचो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ी या घटी। पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, आयनाइजेशन एनर्जी जल्दी बताओ। छोटा साइज हो गया ना, बढ़ी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ी, और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ी, ठीक है। जबकि टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम शेल नंबर बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ा, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी घटा, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटा तो एसिडिक कैरेक्टर भी घटा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ा। आयनाइजेशन एनर्जी साइज बढ़ गया, आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी अब कम लगेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अब कम लगेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अब कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें क्लियर है। यही हमारा पूरा आज का कंक्लूज़न था जो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अपनी इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। एक मेरे मन में और इच्छा है कि मैं ये बताऊं आपको कि ये चीज़ पहले तो नोट में ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा लेफ़्ट से राइट एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। मतलब जब हम बोरॉन से उधर की तरफ जाएंगे, नियन की तरफ, तब एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली घटना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हमने एक्सपेक्ट करा कि रेडियस ऑफ बोरॉन इज़ क्या, खुद सोचो, उधर जाएंगे तो रेडियस घटेगा, तो नियन का रेडियस क्योंकि वो उस साइड है ना, कम होना चाहिए बोरॉन से, बट रियलिटी में क्या है, रेडियस ऑफ नियन ग्रेटर आता है रेडियस ऑफ बोरॉन से। इसके पीछे एक रीज़न है। देखो बोरॉन जो है जनरली कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो उसका आयनिक बॉन्ड या आयनिक रेडियस कोवलेंट हो गया। जबकि नियन जो है नोबल गैस है, नियन एक तरह की क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस रिएक्ट तो करती नहीं है, तो बनाती है वॉन डर वाल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, वॉन डर वाल बॉन्ड। और जब कि ज़मीन आसमान कुछ भी हो जाए, एक हो जाए, प्रलय आ जाए, हमेशा याद रखना रेडियस ऑफ वॉन डर वाल रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा किससे। इसके बाद आता है मेटालिक, मेटालिक से भी ज़्यादा होगा। मेटालिक से कम छोटा होता है कौन, आयनिक, आयनिक नहीं कोवलेंट, और सबसे खतरनाक होता है आपका आयनिक। ये वॉन डर वाल रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा चाहे कुछ भी ट्रेंड हो, और नियन या हीलियम वॉन डर वाल है इसलिए ज़्यादा होगा। ऐसे आप ये भी देख सकते थे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आपने एक्सपेक्ट करा, एक्सेप्शन नहीं एक्सपेक्ट करा कि हाइड्रोजन का रेडियस हीलियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट रियलिटी क्या आई, हीलियम का रेडियस हाइड्रोजन से क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। ये तो ट्रेंड ही उल्टा पड़ गया। नहीं, ट्रेंड उल्टा नहीं है, नियन से पहले जो है फ्लोरीन तक, तब तक तो सही है, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही होगा कि रेडियस ऑफ बोरॉन जो है ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ फ्लोरीन से, ये तो सही है। मतलब 5 से लेकर 9 तक, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 तो सही है, बट सारा मामला पलटा नियन में, क्योंकि नियन नोबल गैस था। हुआ ये क्योंकि ये भी क्या है, नोबल गैस, ये भी बनाएगी वॉन डर वाल, ये बताना चाहता था मैं, ठीक है। वॉन डर वाल हमेशा ज़्यादा होगा। जहाँ तक कोवेलेंट है बोरॉन और फ्लोरीन तक, वहाँ तक सब सही है। बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वहाँ तक सब सही है, जैसे ट्रेंड है वैसी है। एक्सेप्शन आएगा कहाँ, नोबल गैस में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख ली, उसमें लेना ही पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, अपना ही हो गया वो। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, अपना नहीं है, बस ऐसे किराए का है, तेरा भी है मेरा भी है, ये चीज़ है।
तो यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन क्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और नोट है, हमने सोचा है कि फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनाइट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी क्लोरीन से। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों का जनरल बिहेवियर है, जैसे फ्लोरीन करेगा वैसे ही कौन करेगा, या जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड दिखाएगी वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी दिखाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। तो इसमें हमें हस्बैंड लवर वाला कंसेप्ट देखना पड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब है बस ये देखना है कि प्यार कितना है, लव कितना है, कोई वैसा हिसाब नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमें हस्बैंड या हाउस भी देखना है। तो चलो थोड़ा लव कम हो बट हस्बैंड है, तो एक घर हो, नौकरी हो, सब चीज़ हो, अच्छा हो, फैमिली हो, ये सारी चीज़ें देखनी है। और अब देखो, फ्लोरीन इतना साइज़ का, क्लोरीन इतना साइज़ का, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, सिर्फ अट्रैक्ट करना है, और एक बार इलेक्ट्रॉन को अंदर भी रखना है। तो दिक्कत क्या है कि फ्लोरीन में इतना रिपल्शन है, इतना छोटा साइज़ है कि अट्रैक्ट तो बहुत अच्छा कर लेगा बट उसे इलेक्ट्रॉन को अपने घर में जगह या पनाह नहीं दे पाएगा, रख नहीं पाएगा। पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो रखना भी है, हस्बैंड है तो होम भी प्रोवाइड करना है, फैमिली प्रोवाइड करनी है, जॉब भी होनी चाहिए, खाना भी है, पीना भी है, ये चीज़ है। क्या है, लव है, कोई प्रोफेशन से, जाति जात से कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसी है सिंपल। जाति जात से वैसे भी नहीं होना चाहिए, बट यह है कि बेकार हिसाब है, कुछ आता पता ही नहीं है, बैकग्राउंड ही नहीं पता, ये चीज़ है। तो फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन क्लोरीन सिंस फ्लोरीन हैज़ स्मॉलेस्ट साइज, देयरफॉर इट कैन अट्रैक्ट बोल रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं बोला, इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर। ठीक है, जबकि क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो, क्लोरीन की मैं खूबियाँ बताने से बढ़िया फ्लोरीन की बुराइयाँ बता दूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि फ्लोरीन क्यों नहीं है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन में देखो स्मॉलेस्ट साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ है, स्मॉलेस्ट साइज़ होगा तो एक तो जगह नहीं मिल पाएगी अंदर इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एफिनिटी में तो रखना है ना, बस अट्रैक्ट नहीं करना, अपने पास बुलाना भी है, घर में रखना भी है। और दूसरी बात, फ्लोरीन में बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, आ भी जाएगा तो कलह होगा, कि कलेश होगा, इसलिए नहीं लाना उसे, बाहर ही रहे तो खुश रहे, घर में नहीं लाना क्योंकि रिपल्शन बहुत होगा ये। तो फ्लोरीन हैज़ लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज़्यादा है कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा उसे रखना, ये दिक्कतें हैं। ठीक है, तो हस्बैंड कौन अच्छा है, फ्लोरीन, पर सॉरी हस्बैंड कौन अच्छा है, क्लोरीन। हस्बैंड मतलब घर में भी रखेगा, रिपल्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए ननन सास की, ऐसी चीज़ें हैं। जबकि फ्लोरीन लवर अच्छा है, बार बार से बढ़िया है, हाँ जी बढ़िया, ये है। ठीक है, गुड। चलो अब हम इस मुकाम पे हैं, एक ग्रुप 15 एलिमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया है, ग्रुप 15 एलिमेंट अब स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत थ्योरी बेस टॉपिक है ये, बोरियत आएगी तो क्या करना, पॉज करो, मुँह हाथ धो के आओ, तेल की मालिश करो, चाय चुई पियो, थोड़ा टहल लो छत पे और वापस आ जाओ फिर पढ़ने। ठीक है, ये है, बट इसे 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ना पी ब्लॉक को, पर रोज़ पढ़ना। तो ग्रुप 15 की बात करेंगे, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन आते हैं इसमें पता है आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस का 7 और 8 15। ठीक है, आर्सेनिक 15 और 18 38, ऐसे एंटीमनी होगा, ऐसे बिस्मिथ होगा। ठीक है, ऐड करना 18 और फिर आखिरी में 32। ठीक है, एंटीमनी बिस्मिथ आप लोगों को पता ही है कितना कितना होगा, 7 15 है,
और 15 में 8 ऐड करोगे, ठीक है, नहीं 18 ऐड करोगे तो 33 आएगा। हाँ 18 ऐड करोगे ना, 8 और 5 13, 33। फिर इसमें 8 ऐड करोगे, 8 और 3 11, 3 4 5 6 61, 3 4 5 या 51 ऐसे कुछ होगा, 51। और फिर आखिरी में 32 ऐड करोगे तो आप पे आएगा 32, 5 6 7 8 83, ये है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं इसे बेसिकली। आपको सारा ऑर्डर पता है, टॉप से बॉटम जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको पता ही है। सबसे पहले तो क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाते हुए बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। दूसरी बात बेसिक स्ट्रेंथ नीचे जाते हुए क्या करेगी, देखो क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटल के साथ बेस होता है तब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ये सारे केमिकल उस पर डिपेंड करता है। और कुछ बोल सकते हैं, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आपकी क्या बची, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब क्या होगी नीचे जाते हुए घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी, ठीक है। और पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो बढ़ जाएगी, मतलब मोर बढ़ जाएगी, मतलब लेस नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज़ है। और क्या हम यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन है, डिबेटेबल है, वो डिपेंड करता है, केमिकल फिनोमिना है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल फिनोमिना है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ फिजिकल फिनोमिना, ये एक तरह का फिजिकल फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना। बॉइलिंग पॉइंट बस इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, और साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल नीचे जाते हुए क्या कर देगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि नीचे बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाके क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर इतनी बात है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के साइज़ पे डिपेंड करेगा। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होगा, बिस्मथ का बहुत बड़ा होगा, तो नीचे जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। हालांकि सब कोवेलेंट बनाएंगे, बट बहुतों में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी है, ये चीज़ें। अब जरा हम ये देख लेते हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, कौन कहाँ मिलता है। सोर्सेज नाइट्रोजन फैमिली कहाँ कहाँ मिलती है, तो बहुत से इसके सॉल्ट मिलते हैं, सॉल्ट पेट्रे, इंडियन सॉल्ट पेट्रे। पहले तो इस पर टैक्स लगता था। सॉल्ट को पहले सैलरी भी बोलते थे, क्योंकि पहले के जो सेलर्स होते थे, रॉयल इंडियन नेवी, ब्रिटिश नेवी, ठीक है, हॉलैंड नीदरलैंड नेवी, इन सब के ना, इन सबको इसकी जगह, सैलरी की जगह, पैसों की जगह, करेंसी की जगह नमक दिया जाता था, और पॉरिज, दलिया, ये चीज़ें, ठीक है। ये तो यार देखो इनके सोर्सेज कहाँ हैं, तो देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर उसमें 78% तो क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ये आपको पता है। तो नाइट्रोजन का तो क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के सॉल्ट भी मिलते हैं, नाइट्रोजन सॉल्ट बताइए आपको, जैसे हो गया KNO3, एक हो गया NaNO3। इनमें से एक सॉल्ट पेट्रे होता है और एक इंडियन सॉल्ट पेट्रे होता है, पेट्रे, ठीक है, ये चीज़ है। ये दोनों चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, गन पाउडर में यूज़ होती है। तो KNO3 को तो हम सॉल्ट पेट्रे बोलते हैं, सॉल्ट पेट्रे नमक का नाम है, और ये होते हैं इंडियन सॉल्ट पेट्रे। रन ऑफ कच्छ में बहुत मिलता है, ये सबसे बड़ा है ना, वहाँ पे नमक सबसे ज़्यादा गुजरात में ही बनता है, ये है। तो सॉल्ट पेट्रे और इंडियन सॉल्ट पेट्रे, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, कहाँ यूज़ होती है, गन पाउडर में यूज़ होती है, ठीक है, गन पाउडर में यूज़ होती है। और क्या देख सकते हो, देखो यार मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये बेसिकली किस में ट्रीट होंगे, ये नॉन मेटल में ट्रीट होंगे, नॉन मेटल्स में। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस कब से मेटल हो गए, नॉन मेटल ही होंगे ना, ठीक है। नीचे जाके बिस्मथ आपका मेटल हो जाता है, क्योंकि नीचे जाके मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मेटालॉइड्स होते हैं, मेटालॉइड्स, LLOIDS, मेटालॉइड्स, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स और मेटल। सोर्सेज और क्या बताएं इनके, गन पाउडर हो गए। अब आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ के ही आए हो, तो आपको पता है अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होता है, DNA RNA में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA, ये तो एक तो प्लांट्स एंड एनिमल में मिल जाता है नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स किस फॉर्म में, एक तो होता है आपका अमीनो एसिड, देखें ना आपने अमीनो एसिड 20 होते हैं, एसेंशियल 10, नॉन एसेंशियल भी 10, और आपके न्यूक्लिक एसिड
जो आपकी न्यूक्लिक एसिड है उसमें भी आपको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। और नाइट्रोजन की फॉर्म याद है कोई? नहीं, बस इतनी। बात करते हैं फिर सोर्सेज में, नाइट्रोजन हो गया। अब बात करते हैं फास्फोरस की। नाइट्रोजन की कोई सल्फाइड फॉर्म नहीं होती, फास्फोरस की भी नहीं होती। एंटीमनी की सल्फाइड होती है, बिस्मुथ की भी होती है, आर्सेनिक की भी होती है। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस आपको कहाँ कहाँ मिलता है, इसकी बात करते हैं। तो यार फास्फोरस आपको कहाँ कहाँ मिलता है? एक मिनरल फैमिली होती है एपेटाइट, एपेटाइट मिनरल फैमिली। तो आपको एक तो मिलता है एपेटाइट मिनरल फैमिली में। साथ में आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा फास्फोरस की रॉक्स होती हैं, फास्फोरस की रॉक्स। ये तो याद भी नहीं होता है, ऐसे लिखना पड़ता है फॉर द सेक की नोट्स अच्छे भी नहीं, ठीक है। एपेटाइट मिनरल फैमिली, फास्फोरस की रॉक्स होती है। एग्स में मिलता है, एग्स का जो शेल है, मिल्क में मिलता है, ठीक है। और बोन्स में मिल जाता है फास्फोरस, ठीक है। एग्स, मिल्क और बोन्स। ये आर्सेनिक्स, एंटीमनी, बिस्मुथ, इन सब की सल्फाइड फॉर्म होती है। ये सब सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इन सब की कैसी फॉर्म मिलती है? ये सब मिलते हैं सल्फाइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म्स। क्लियर? शाबाश। थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लो, और मैं चाहूँगा किसके टर्म्स में निकालूँ? नोबल गैसेस के टर्म में निकालूँ। तो पहले ज़रा नोबल गैसेस की देख लो क्या होती है, खुद ही यहीं पे नोट डाल के लिख लो नोबल गैसेस की क्या होती है। 2 की देखेंगे, बाकी आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। देखो नोट डाल के लिख लेना नोबल गैस की कैसे होती है। नोबल गैस की पहले भी लिखाई थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, वही है नोबल गैसेस। हीलियम देख लेंगे, नियन 10, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। अब बड़ी क्लास में आ गया, अब इन्हीं के टर्म्स में लिखना। 2 + 8 10, 10 + 18 8, 18, ठीक है। फिर 18 और 18 36, 36 और 18 54 और 32 86, ये होगा, ठीक है। 2 8 18 36 54, ठीक है। देखो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई सोच ही नहीं है, 1s2 होती है। नियन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p6, यही होती है ना। 6 और 2 8, ये 2 होता है। अब यहाँ पे देखो आर्गन के भी निकालोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही होगी ना। 6 7 8 9 10 18। तो अब कुछ करना नहीं है, देखो 2s2 2p6 3s2 3p6, इसकी जो भी आई 4s2 4p6 आएगा। हालांकि f भी आएगा, पर f से लेना देना नहीं है, ठीक है। 5s2 5p6 ये आएगा, ये भी लिखोगे, ये भी सही है। यहाँ पे आएगा 6s2 और 6p6। तो ऐसे याद रखना डैश 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 करके कि हीलियम की होती है 1s2, नियन की होती है 2s2 2p6, आर्गन की होती है 3s2 3p6, फिर क्रिप्टन की 4s2 4p6, जेनन की 5s2 5p6, और रेडॉन की आपको दिख रही है, रेडॉन की कितनी है? 6s2 6p6 है। बहुत बढ़िया। थोड़ा इनकी नाइट्रोजन फैमिली में अब वापस आते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं क्या है। तो आपने देखा ही था सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली की, जिसमें नाना पाटेकर सब्जी बेचेगा है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी है कि पहले तो NH2 होगा और आखिरी में आएगा NP3। स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड, तो कैसा होता है? स्टेबल होता है, याद रखना। पढ़ते जाओ साथ साथ, बार बार सुनो रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये अब थोड़ा ऐसे मन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर करनी किसके रिस्पेक्ट में? देखना है कि नाइट्रोजन के आसपास कौन सा वो है, नोबल गैस, ठीक है। जैसे हमने नाइट्रोजन लिया, एटॉमिक नंबर 7 है, तो आपको पता है इसकी होती है 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3। तो ये ना लिख के क्या लिखेंगे? 1s2 तो हीलियम होता है, 1s2 क्या होता है? हीलियम। क्या होता है? हीलियम। फिर क्या है? 2s2, फिर क्या है? 2p3, ये है ऐसे। फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। तो हम क्या लिखेंगे? आपको पता ही है कि यहाँ पे आएगा फास्फोरस, आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10, 10 और 5 15। ये जो चीज़ है 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, ये होता है नियन। तो नियन लिखेंगे,
और लिखेंगे 3H2 3P3, तो आपको समझ में आ गया होगा ये हीलियम है 2H2 2P3, ये होगा नियन 3H2 3P3। ऐसी आर्सेनिक 33, इसके पास तो सारी एक्सपेरिमेंटल आती है, क्या करें। तो हीलियम नियन फिर क्या आएगा आर्गन, आर्गन यहाँ पे आएगा 4H2 और 4P3, बट यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक भी खुल जाता है, इसलिए दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पे 3D10 भी आता है एस में, तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल है। फॉर द सेक आप लिख लो कितनी है 3D10, और ये तो आपको पता ही है 4H2 4P3, मेन आपका यही होता है चीज़, ठीक है। तो आपने आर्सेनिक लिख ली। अब एंटीमनी और बिस्मिथ है तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, एफ उफ खुल जाता है ना उसमें, तो वो सारी एक्सपेरिमेंटली निकलती है। आप जो असली में निकालोगे अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से वो भी गलत होगी। एंटीमनी 51 बिस्मिथ 83, इतना आसान थोड़ी है। तो एंटीमनी जो 51 है तो आपको पता है पहले आ गया हीलियम, फिर नेवर अराइव्स, कर, क्रिप्टन आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्रिप्टन आता है 4D10 5H2 5P3, ये हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन, यहाँ रेडॉन आएगा, ठीक है। 4F14 F जुड़ जाता है यहाँ 4F14, फिर वही चलेगा 4D10 की जगह 5D10 6H2 6P3, ये चलता है, ठीक है। शाबाश, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इनकी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली क्या आएंगे, यही चीज़ें कि ये तो गैस होते हैं, फिर लिक्विड आता है, फिर सॉलिड आता है, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेन चीज़ें जो है इसमें स्टार लगा देंगे, ठीक है। अभी तो सारा ही पढ़ो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसको मैं कैसे ख़त्म कराऊंगा, एक तो ऐसे थ्योरी फॉर्म में, एक क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चन फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लोगे आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या आएगा, ये दिक्कत है। तो जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होते हैं बेसिकली ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। आर्सेनिक एंटीमनी लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बिस्मिथ पूरा मेटल है, सॉलिड होता है, ठीक है। और जनरल बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, हाई होता है। और इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे जाएंगे तो बढ़ता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट पहले तो आर्सेनिक तक तो बढ़ेगा, फिर इसके बाद घट जाता है। एंटीमनी से बिस्मिथ क्या होता है, घटता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये आपने देखा था शील्डिंग इफेक्ट, अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी बस ये लिख लेना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता ही है, SPDF का आपको शील्डिंग इफेक्ट या पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको पता ही है। तो तीसरा देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ये थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है, अजीब सा, ठीक है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो इंक्रीज़ करता है, और फिर एंटीमनी से बिस्मिथ डिक्रीज़ कर जाता है, घट जाता है। ये होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट 11th में पढ़ा था, दोबारा पढ़ेंगे एक बार डिटेल में। और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। या तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से या तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ नाइट्रोजन बहुत अजीब सा है, उसको छोड़ के क्यों अजीब है वो भी पढ़ेंगे। एक्सेप्शन ही तो केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक में, नाइट्रोजन को छोड़ के सब एलोट्रॉप्स बनाते हैं। फॉस्फोरस के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, रेड ब्लैक वाइट, आर्सेनिक के होते हैं, एंटीमनी के होते हैं इसके। चौथा आएगा एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल हैव्स आइसोटोप, एलोट्रॉप, सॉरी आइसोटोप नहीं, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स पता है ना, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, अलग अलग फिजिकल फॉर्म, जैसे कार्बन की है, कोल भी है, डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, वो चीज़ है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। ये चीज़ें हैं, कुछ कुछ ये नोट करते रहो। फिर इसके बाद बाकी तो कोई चीज़ नहीं है इसमें, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद चलो, थैंक यू। इजी है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 18 तो और इजी है, 17 और भी इजी है इससे ज़्यादा। चलिए मिलते हैं।
बाय। कैसे हो साथियों? आज हम लोग ग्रुप 15 में जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने ग्रुप 15 में एलिमेंट्स देख लिए थे कौन कौन से आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नोबल गैसेस के बेस पे उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे साइज़, मेटालिक बॉन्डिंग, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब हमें एक चीज़ देखनी है, हमने एक ट्रेंड देखा। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमने ये देखा कि यार जैसे आप ये सोचो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। आप जब नीचे जाओगे तो क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज़ करता है तो एटॉमिक रेडियस को क्या करना चाहिए? इंक्रीज़ करना चाहिए। बट हुआ क्या? एंटीमनी से बिस्मिथ एटॉमिक रेडियस डजंट इंक्रीजेस, बढ़ नहीं पाया। ठीक है, एंटीमनी से बिस्मिथ एटॉमिक रेडियस बढ़ नहीं पाया। इनफैक्ट एंटीमनी और बिस्मिथ का रेडियस नील इक्वल टू था, ठीक है, रेडियस ऑफ फास्फोरस एंड रेडियस ऑफ आर्सेनिक, लगभग बराबर। ऐसा ट्रेंड आपने क्लास 11th में भी देखा था, जिसे हम लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं। जेनी कनाडा होगी टी ज़रा हाफ, टाइटेनियम, जिरकोनियम और टी ज़रा हाफनियम, और जेनी कनाडा होगी जिंक, कैडमियम और मरकरी में। ऐसे क्यों आगे आऊँ? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर में भी था। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसका सोल रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट वही हमें देखना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है OS, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ लेस स्टेबल। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कम स्टेबल होती है एज़ कंपैरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत तरीके से है, मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे क्या होता है, एंटीमनी और बिस्मिथ जो हैं इतने ज़्यादा उनका रेडियस होता नहीं है, बढ़ना तो चाहिए था नीचे पर बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट को ठीक से समझेंगे ज़रा अब। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या चीज़ है उसको ज़रा समझो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए है क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट, हेडिंग लगा लेते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं सारे पी ब्लॉक में, बट आपको रीज़न पता होना चाहिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने शील्डिंग इफेक्ट देखा है, एक चीज़ वही है ये। आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ होती है? शील्डिंग इफेक्ट, ढाल बनाना। शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सब शेल्स टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉन, और कौन से? हायर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। ये एबिलिटी होती है सब शेल की, ताकि ये हायर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से बचा पाएँ। मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इतना असर नहीं होना चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए। अब यार देखो, एस की शेप ऐसी होती है, अगर यहाँ न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। एस तो बढ़िया अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। फिर पी जो हमारा सब शेल है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है पी की, तो थोड़ा तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा तो उसका थोड़ा सा चार्ज क्या करेगा? लीक करेगा, और वो आउटर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा तो अट्रैक्ट करेगा। फिर डी की डबल डम्बेल होती है ऐसे, तब भी न्यूक्लियस का चार्ज और लीक करेगा, बहुत ज़्यादा लीक करेगा। और एफ़ का तो पूछो ही मत, एफ़ की डिफ्यूज शेप होती है, तो यहाँ से तो न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ज़्यादा लीक करेगा, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन्हें कैद करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। अब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट में है, न्यूक्लियस के साथ असर में है, न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, तो फ्री कहाँ है? फ्री नहीं होगा तो बॉन्डिंग में पार्ट कैसे लेगा? बॉन्डिंग में तो पार्ट लेने के लिए फ्री होना चाहिए, फ्री तो है नहीं है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस की गिरफ्त में है। न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये उसके साथ बंधा हुआ है, फ्रीली पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई। तो
जो आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है सबसे बढ़िया शील्ड करता है एस, फिर पी, फिर डी और सबसे बेकार एफ। शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? एस का होता है। मतलब एस अगर सबशेल है तो उसका जो स्ट्रक्चर है या स्केलेटल फॉर्म है वो कुछ ऐसी है कि वो न्यूक्लियर चार्ज को लीक नहीं होने देगी और इस सबशेल के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जबकि एफ वाले सबशेल्स के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत है, मरता नहीं तो क्या करता, वो आसानी से बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे क्योंकि उन्हें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट यही है। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसा बोला गया कि जो हमारे बाहर के एस और पी सबशेल्स हैं, जो हमारे बाहर के एस और पी सबशेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे बाहर के एस और पी सबशेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो हमारे एस और पी हैं बड़े वाले 5s, 6s, 6p, 7s ऐसे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से बॉन्डिंग में पार्ट नहीं कर पाते। उनकी इच्छा ही नहीं होती पार्ट करने की, उनकी अनिच्छा होती है पार्ट करने की, उनमें रिलक्टेंस आती है बॉन्डिंग में पार्ट लेने से। इट इज़ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज की वो गिरफ्त में रहते हैं। तो यही आपका क्या है, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है और जगह लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन बन जाता है। इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए? एक तो वही एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, इतना अप्रिशिएबली बढ़ नहीं पाया, जितना बढ़ना था उससे ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। जो तुम्हारे छोटे भाई हैं ऊपर है ना, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, उनके जितना तुम्हारा रेडियस हो रहा है। और भी बहुत सारे फ़र्क हो जाते हैं इसकी वजह से, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की वजह से बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाते। बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे तो कितने नुकसान है। हालांकि सोचो अगर उसे फिजिकल बॉन्ड भी बनाना होता है, जैसे मेटालिक बॉन्डिंग होगी, वॉन्डरवाल होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, तो वो भी अफेक्टिवली वो बना नहीं पाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उन्हें बनाने ही नहीं देगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट अब समझ में आ ही गया। अब ये है, हालांकि मैंने डायग्राम ऐसे बनाया पर डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो क्या न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक सबशेल है, मान लो 5s है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये अच्छे से इसे शील्ड कर देगा। जबकि यहाँ पे मैं अगर कुछ और बनाऊँ, जैसे 6p बना लिया, तो वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये हमारा शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो इसे ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो आप चाहते हैं आप तो लिख लीजिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि डी एंड एफ सबशेल्स आर पुअर शील्डिंग एजेंट। ये तो मैंने आपको बोला ही। तो डी एंड एफ, वैसे डी छोटा बनता है, तो डी एंड एफ सबशेल्स आर पुअर शील्डिंग एजेंट ड्यू टू विच पुअर होते हैं ना, बहुत बेकार होते हैं। डी की शेप पता है, डबल डम्बेल होती है, एफ की डिफ्यूज़ होती है, एस और पी होते तो बढ़िया हो जाता। तो डी एंड एफ सबशेल्स आर पुअर शील्डिंग एजेंट ड्यू टू विच दे कांट शील्ड या प्रोटेक्ट outermost electron from S and P subshells from the nuclear charge, न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड नहीं कर पाते हैं। क्लियर है इतना? क्या लिखा हमने? DNF सबशेल्स आर पुअर शील्डिंग एजेंट ड्यू टू विच दे कांट शील्ड या प्रोटेक्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो S और P से आएंगे फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। एज अ रिजल्ट दे आर रिलक्टेंट अनिच्छा है। इच्छा तो तुम्हें पता है उनकी तो है ही पार्ट करने की, बट जो उनके माता पिता हैं सबशेल्स वो उन्हें पार्टिसिपेट करने से करने को और उत्तेजित या और एम्फोसाइज या और मोटिवेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो खुद ही न्यूक्लियर चार्ज से लड़ाई हार गए हैं इसलिए। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट टेक पार्ट या रिलक्टेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग, दे आर रिलक्टेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ये चीज़ है, देख लो जरा कितना साफ है, दिख रहा? DNF subshells are poor shielding agent due to which they can't shield या protect outermost electron
फ्रॉम SNP सबशेल फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो प्रोटेक्ट किससे नहीं कर पाते, न्यूक्लियर चार्ज से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट टेक पार्ट और रिलेक्टेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है। सो इसका रिजल्ट यही है, एज अ रिजल्ट यहाँ से देखना, दे कैन नॉट टेक पार्ट रिलेक्टेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग एंड दस आर इनट, एंड दस आर इनट, इनट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसा आप लोग अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको बाद में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरा बंदा कितने पैसे कमा रहा है, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी, ठीक है। ये तो इसका एक कंसिक्वेंस लिख लेते हैं। कंसिक्वेंस क्या है, वैसे ही है जैसे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का होता है कि रेडियाई ऑफ एंटीमनी या बिस्मिथ इज़, होनी तो बड़ी चाहिए, एक्सपेक्ट करा था बड़ा हो जाए बट छोटी आई, नीचे जाते हुए बड़ी होती है बट यहाँ छोटी आई। तो रेडियाई ऑफ एंटीमनी बिस्मिथ इज़ वेरी लो एज कंपेयर्ड टू, रेडियाई ऑफ एंटीमनी बिस्मिथ इज़ वेरी लो एज कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर। तो ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ। चलो बहुत बढ़िया। देखो अब एक मैं नोट लिखा देता हूँ, और आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड तो पता ही है, दुनिया और आसमान, ज़मीन और आसमान एक हो जाए तब भी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ से ज़्यादा होती है और थर्ड से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो सबका ट्रेंड देखें तो हमने देख ही रखा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन ग्रुप 15, ग्रुप 15 ग्रुप में देखेंगे ना आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। आई आपका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, यह है। तो आपको पता ही है, अगर आप नाइट्रोजन से कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि शेल नंबर बढ़ जाएगा, और जितना साइज़ बढ़ जाएगा उतना आसान है इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इंक्रीज होगी डिक्रीज़ होगी, खुद ही सोचो। हाँ, कम लगेगा ना एफर्ट, अब आसानी से नॉक हो जाएगा तो नीचे जाते हुए डिक्रीज़ हो जाएगी, सॉरी, ठीक है, भावनाओं में बह गई। बट अब याद रखेंगे, नाइट्रोजन से बिस्मिथ जाएंगे, साइज़ बढ़ेगा, आसानी से नॉकआउट हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, जैसे ऐसे नोट कि हमेशा ही चाहे कुछ भी हो जाए, ऑलवेज आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड is greater than ionization energy second is greater than ionization energy first। और ये सारी मैं बोल रहा हूँ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब N3 प्लस बनाने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा एज़ कंपेरिजन टू N2 प्लस एज़ कंपेरिजन टू N+1, ये ठीक है। इसका उल्टा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लगेगा, ठीक है, ये है। तो N3 प्लस बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकालने में आफत आ जाएगी आप लोगों को। इतनी बातें पता चल गई। साथ में यहाँ पे हम और क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम एक नोट लिख सकते हैं। आप देखो, अगर हम जनरली ग्रुप 14 की बात करें तो वो होता है कुछ भी चले, आखिरी में NH2 NP कितना आएगा, 2 और 1 3 नहीं, 2 और 1 3 और 4, NH2 NP2 चलता है। और ग्रुप 15 में आपका चलता है NH2 NP3, P में 3 है, यह है हाफ फिल्ड। कैसा फील्ड है, हाफ फील्ड। सो ऑलवेज, हमेशा ही, चाहे सामने की देखो चाहे ऊपर नीचे की देखो, चाहे सामने सामने वाला एलिमेंट देख लो, जैसे कार्बन का नाइट्रोजन देख लो या कार्बन का बिस्मिथ देख लो, तो ऑलवेज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14। ये तो हमेशा ही होगा, क्योंकि हाफ फील्ड एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो चाहे आप ग्रुप 14 का टिन देख लो और ग्रुप 15 का नाइट्रोजन देख लो, भाई यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वहाँ पे कम लगेगी। या कुछ और ही देख लो, यहाँ का कार्बन देख लो और यहाँ का बिस्मिथ देख लो, तभी भी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लगेगी। क्लियर है। सामने सामने की नहीं, ऊपर नीचे के भी मैच करोगे, कंपेयर करोगे, तभी भी ग्रुप 15 में आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी। क्लियर है इतना, शाबाश। अब थोड़ा हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आएगा हमारे पास जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम पे हेडिंग है
केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ मतलब नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले हम देखना चाहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कि यार यहाँ के जो एलिमेंट्स है वो टिपिकली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहते हैं। तो जर्नली यहाँ पे आती है, जैसे आपने देखा होगा, +3 आती है, +5 आती है, +7 तो नहीं आती, ठीक है, -3 भी आ जाती है, हाँ -3 भी आ जाती है। जैसे NH3 है तो हाइड्रोजन +1 हुआ, NH3 है तो हाइड्रोजन की कुल मिला के +3, मतलब वैसे तो हर एक की +1 होगी और ये कुल मिला के -3 हो गया तो नेगेटिव आ जाती है। पॉजिटिव भी आ जाएगी ऐसी, जैसे NCl3 है, NCl3 में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा पॉजिटिव। हालांकि NCl3 एग्जिस्ट तो नहीं करता, बट ऐसे बोल सकते हैं। जनरली क्या होती है, -3, +3 और +5 होती है, ठीक है। अब -3 का क्या बात है, -3 तब बनेगी जब स्मॉलर कंपाउंड होंगे, छोटे कंपाउंड, स्मॉलर कंपाउंड जनरली ये तब होगी। क्योंकि अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है तो जनरली वो इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेंगे, गेन ही करना चाहेंगे। तो स्मॉलर एलिमेंट्स जनरली स्मॉलर कंपाउंड के लिए होगी लागू, ठीक है। और स्मॉलर एलिमेंट्स आर रिलक्टेंट, उनकी इच्छा नहीं होती, आर या अनेबल लिख लो, आपको ज़्यादा हिंदी समझ में आ जाएगी इसकी। तो स्मॉलर एलिमेंट्स आर अनेबल टू गिव इलेक्ट्रॉन, देना नहीं चाहते, उल्टा लेना चाहते हैं, इसलिए नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव होगी तो आपको पता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होगी, ठीक है। अब जैसे ही -3 के बाद हम कहीं और जाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। बात करें +3 की, तो +3 में आपका कुछ ऐसा है, +3 में आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, +3 में स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और फिर इसके बाद दोबारा अगर आप +5 में जाएंगे तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि देखो बड़े इलेक्ट्रॉन की तो इच्छा ही नहीं होती ना बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने की, तो 5 इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे, लूज़ करना है, किसी दूसरे को देना है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग हो गई। 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है मतलब किसी और को देना है ना। अब ये पाँचों के पाँचों इनर मोस्ट से तो नहीं आ सकते, आउटर मोस्ट से आएंगे, बड़े सब शेल से आएंगे, और किसी को दे रहे हो आप इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग बना रहे हो, और बॉन्डिंग बनाना इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से मुश्किल हो जाएगा, ये बात है। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी अगेन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी अगेन डिक्रीजेस। किस चीज़ की स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, स्टेबिलिटी दोबारा डिक्रीज हो जाएगी। तो -3 +3 +5, -3 में दोबारा डिक्रीज हो जाएगी जैसे आप नीचे को जाओगे, बड़े कंपाउंड की तरफ, बड़े एलिमेंट की तरफ जाओगे, तो -3 इतनी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, +3 स्टेबल होती, छोटे कंपाउंड भी या छोटे एलिमेंट भी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में पाए जाते हैं, और एंटीमनी, बिस्मुथ भी। जबकि +5 इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यह है, ठीक है, क्लियर, शाबाश। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे एक तो है कंपाउंड जो पाया जाता है ऐसे +5 में, वो है बिस्मिथ पेंटाफ्लोराइड, BiF5, फ्लोरीन -1 होगा तो बिस्मिथ +5 होगा, क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ पे एक नोट देख लेना, वहाँ पे था भी। तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि NO2 डाइमराइज इन इट सॉल्यूशन, NO2 डाइमराइज हो जाता है अपने सॉल्यूशन में, गिव रीज़न, NO2 डाइमराइज हो जाएगा अपने सॉल्यूशन में, रीज़न दो। क्यों? क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है, NO2 डाइमराइज होना चाहेगा, मतलब 2NO2 है, ठीक है, ये बना के N2O4 बनाना चाहेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हर स्पीशीज चाहती है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो इवन, कैसे इलेक्ट्रॉन हो, इवन इलेक्ट्रॉन्स हो मेरे पास। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखो जरा, NO2 का एक करके देखो, हाँ NO2 के सिंगल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन में 5, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 आ गया, ऑक्सीजन में होते हैं 6, 6 2 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन है, ये होता है ऑड। जबकि अगर ये N2O4 बन जाएगा तो मोर स्टेबल स्टेट आ गई। अब हो गए 2 × 5 + 4 × 6, देखो ना 2 × 5 + 4 × 6 कितना हो गया, ये 5 2 10, 6 4 24, तो ये आ गया 34 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है इवन, तो वाई, दैट्स वाई, ठीक है। तो टू मेंटेन स्टेबिलिटी, आंसर तो इसका ये होगा, टू मेंटेन स्टेबिलिटी बाय इवनिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स इवन, बाय मेकिंग
इलेक्ट्रॉन्स इवन। तो एक तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन को अगर इवन बनाना है कि उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन हो जाए, इसलिए NO2 क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, ये अब एक सिंपल सी बात है, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यहीं पे, हाँ पहले ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इन N2O4 व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की शेयर्ड वैलेंसी कितनी है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। कोवैलेंसी तब भी यूज़ करते हैं जब वो एटम एक से ज़्यादा हो। ठीक है, ये तो यार इसको ना हम ऐसे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, कितनी है देखो। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई इतनी इसमें दिक्कत नहीं है। तो N2O4 है, N के आप X मान लो, O की आपको पता है -2 होती है, तो आप कैसे निकालोगे, 2 × X, 2 नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की एक की ऑक्सीडेशन स्टेट X मानी है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्साइड आयन -2 होता है, बराबर कितने के 0 के, भूले तो नहीं, 2X + 4 × -2 0, 2X की वैल्यू कितनी आई 8 आई, X की वैल्यू कितनी आई 4 आई, कितनी आई 4 आई, 4 आ गई। क्लियर है इतना, पक्का, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे देखो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी आ गई, कोवैलेंसी कितनी आ गई 4 आ गई, बहुत बढ़िया। अब जरा हम ये देख लेते हैं 4 आई कहाँ से, मतलब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि भाई मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लगेंगे, 4 ऑक्सीजन के लगेंगे, है ना। एक नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें देखते हैं किसमें कैसे आते हैं। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर होते हैं 7, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2s2 ऐसा है, 2p3 ऐसा है, 1 2 3 ये। अब यहाँ पे आपका मामला फंसेगा, देखो खुद ही यार, जो पहले से अनपेयर्ड है सिर्फ वही तो बॉन्ड पेयर बनाएंगे, है ना। तो देखो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, एक ये है, तो मान लो जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से ये बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन से चलो उल्टा बना लो, ये बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब ये एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं जा सकता क्योंकि 2D ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंस, अब आपको पता चला सर क्या कहना चाह रहे हैं, कि सिंस नाइट्रोजन डजंट हैव मतलब एब्सेंस, ठीक है, डजंट हैव मतलब एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें भी कि सर वैकेंट है या एब्सेंट है, डी ऑर्बिटल होना चाहिए। एब्सेंट मतलब कैसे होगा, वैकेंट ही होगा, खाली होना चाहिए डी ऑर्बिटल। एक तो पहली बात, डी ऑर्बिटल कैसे होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो खाली होना चाहिए, तो खाली मतलब हो गया वैकेंट डी ऑर्बिटल, और होना चाहिए मतलब प्रेजेंस होनी चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं। तो सिंस नाइट्रोजन डजंट हैव या देयर इज अ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इट कांट एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन टू हायर लेवल, ये अपने इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल में नहीं पहुंचा सकता, तो इसलिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होगी। ठीक है, हिंदी के यही प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ में नहीं आता। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होगी, नहीं होगी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो, तो ये लिखना, डजंट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इवन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ से देखो 4 है, पर कोवैलेंसी इसकी 3 ही होगी, क्योंकि 3 ही बना पाएगा। तो क्या होगा, एक भरपाई कौन करेगा, तो एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, उससे आपको पता चल जाएगा, एक बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, अगर N2O5 बनेगा तो उसमें 4 हो जाएगी आपकी क्या, कोवैलेंसी, है ना, पर ऑक्सीडेशन स्टेट 5 रहेगी, एक एक बढ़ा देना। ठीक है, तो एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसका सिंपल आंसर ये होगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल दोनों में ही आएगा, एब्सेंस में प्रेजेंस में। यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल की क्या है, एब्सेंस है। बच्चों 2D कुछ नहीं होता, 3D से स्टार्ट होता है, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। तो आपको पता चला ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है, +4 है। सीधा बता देता तो आपके बाउंसर जाता है, ये उड़ जाता, बाउंसर तो नहीं जाता बट भूल जाते, इसलिए थोड़ा इसके साथ इवेंट बनाया एग्जॉस्टिव।
अब इन N2O5 में व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। OS क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरा लिखे करो आप लोग, यहाँ पे जेड की कमी है। N2O5 बनाते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 है नाइट्रोजन, हर एक की x मानी, 2 है नाइट्रोजन, हर एक की x मानी, प्लस 5 है ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन बनाएगा तो -2, न्यूट्रल कंपाउंड तो 0। तो 2x बराबर आ गया -5 × 2 10, तो उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू आ गई 5। हेयर इट डजेंट मीन इट फॉर्म्स 5 bonds और इट हैज़ 5 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस पर 5 बॉन्ड हो या 5 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हो। मैंने आपको अभी बताया था नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p3 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ खोल ही नहीं सकता ये, है ना, कुछ कर ही नहीं सकता। फिर एक ये कर सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनेंगे MOT, तो एक एंटी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में जाएगा 2s वाला, बट कोई बात नहीं। इट कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स साइड 3 ही हो पाएंगे, 3 ही बॉन्ड बना पाएंगे और कोई नहीं। इट कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ। अब ध्यान देखो, जब N2O4 था तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आई थी और कोवेलेंसी कितनी आई थी, 3 आई थी। आज भी यही होगा। अगर ये 4 से 5 हो गया तो यहाँ 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 1 और पार्शियल स्टेट में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा MOT बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। एक एंटी बॉन्डिंग में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दिक्कत आती है। ठीक है, ये क्लियर, शाबाश। तो याद रखना N2O5 में बीइंग ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बट कोवेलेंसी 4 ही है। क्लियर है इतना, शाबाश। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, इनको भेजे में डालोगे, बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। बच्चे नहीं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे यहाँ। वाई PCl5 एग्जिस्ट बट MCl5 डजंट। MCl5 नहीं एग्जिस्ट करता, PCl5 करता है। ऑब्वियसली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, बड़े कंपाउंड है ना ये, तो यही है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन, एब्सेंस होती है हमेशा। वैकेंट डी ऑर्बिटल तो आएंगे ही, बट यहाँ उनकी क्या एब्सेंस है, इसलिए होता है ये। जबकि फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, 2p6 बनेगा, 3s2 बनेगा, 3p3 बनेगा। ठीक है, और 3d भी तो खुलेगा, 3d0। अब ये क्या होगा, जैसे क्लोरीन 5 है, क्लोरीन कितने 5 है, तो क्लोरीन में 5 बनाऊँ, ऐसे 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 और ऐसे, तो होगा क्या, फाइनली 3s 0 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा और 3d 2 हो जाएंगे। अब ये p के 3 ऐसे बनेंगे, आपको पता ही है, 1 2 3, और d के 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, d पे 2 ऐसे बन जाएंगे। तो यह इसकी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन का इसके साथ, एक क्लोरीन का इसके साथ, एक क्लोरीन का इसके साथ, एक क्लोरीन का इसके साथ। तो हालांकि इस पर 3 दिखने में अभी 3 थे नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट है ये इसकी, ये वाली ग्राउंड स्टेट है फॉस्फोरस में। ग्राउंड स्टेट पे फॉस्फोरस में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, बट जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया तो उसने 3s जो उसका ऑर्बिटल था उससे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ को एक्साइट कर दिए, 3d को। और d में सारे कैसे होते हैं, अनपेड हैं, पहले 5 भरेंगे, फिर 6 7 8 9 10। तो देखो अब उस पर 5 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है अनपेड, वो 5 क्लोरीन के एटम्स के साथ, ठीक है, एलिमेंट्स के साथ क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो आपका PCl5 इसलिए एग्जिस्ट हो जाता है ड्यू टू एक्साइटेशन, और इसमें d ऑर्बिटल है इसलिए हो पाया, जबकि 2d0 होता ही नहीं कुछ चीज़। यहाँ तो 3d खुल गया ना, तो 3d को मतलब 3 ऑर्बिटल खुल गया, 3 वाला हमारा सब शेल या 3 वाला हमारा ऑर्बिटल ऑर्बिट खुल गया, इसलिए हम ये कर पाए। 2 में तो होता ही नहीं है, 2 में तो 2 ही होते हैं, इसलिए ये चक्कर है। ठीक है, होपफुली आप समझ पाए होंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखिए। कुछ आप लोग इनमें से बोल सकते हैं कि आपको दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं भेजना चाहिए था, तो सिर्फ एक को भेज देते हैं,
तो ऐसे लिख लेते हैं ना 3s1 और 3d1, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गया आगे, तो एक s का बन जाएगा, वो s वाले के साथ करेगा। अभी भी तो 5 है ना, तो ये हालांकि मैं समझा रहा था ये चीज़ आपको, ये इसकी सिंपल सी बात है। तो बाकी मेंबर अदर देन नाइट्रोजन फॉर्म ये क्या, पेंटालाइड। तो वाई PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डजंट, ये हो गया। या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वाई NCl3 एग्जिस्ट, NCl3 तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 3 तक नाइट्रोजन शो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट NCl5 डजंट, NCl5 डजंट ऐसे बोल सकते हैं। या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डजंट फॉर्म पेंटालाइड। पेंटालाइड कौन नहीं बनाता, 5 वाले हेलोजन कौन नहीं बनाता, क्लोरीन हेलोजन ही होता है ना, तो डजंट फॉर्म पेंटाहालाइड। तो आपको पता है इसका आंसर है नाइट्रोजन। तो क्यों है नाइट्रोजन ऐसा, ये भी देखना है। एनोमलस बिहेवियर भी देखना है हमें नाइट्रोजन का, अजीब सा विचित्र बिहेवियर क्यों है, क्लियर है। उससे पहले एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख लो, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही एलिमेंट अंडरगो होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे नोट डाल के आप लिख लेना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है, नोट डाल के लिख लेना, साथ में चल रहे हैं। तो नाइट्रोजन का एक कंपाउंड जिसे हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं 3HNO2, वो टूटता है, ठीक है। तो 3HNO2 गिव्स अस HNO3 प्लस H2O, और एक और चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी, 3HNO2 गिव्स अस HNO3 प्लस H2O। HNO3 हाइड्रोजन कितने, 3 हो गए, नाइट्रोजन 3 है, एक ही यूज़ हुआ, ऑक्सीजन 6 है, मेरे हिसाब से NO2 निकल जाएगा एक और, तो 3 4 5 6 नाइट्रोजन बैलेंस भी हो गई। तो 2NO2 निकाल दूँ, तब बैलेंस हो जाएंगे। 3HNO2 गिव्स अस HNO3 प्लस H2O, या NO2 की जगह 2NO निकाल दो, तब बात बन जाएगी। अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, 2 नाइट्रोजन और 1, 3 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, 2 और 1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 3 4 5 6, ठीक है। तो आप ये देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो रफ में, ये X है, बस एक के लिए निकालो, HNO2 के लिए एक मॉलिक्यूल जैसे शो करेगा वैसे 3 करेंगे। नाइट्रोजन की X मान लो, हाइड्रोजन की 1 हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन की X मान लो, हाइड्रोजन की 1 हो गई, ऑक्सीजन की 2 × -2 हो गई, बराबर कितने के, 0 के। तो ये आएगा -4 + 1, ठीक है। तो ये आ गया -4 और ये +1 बराबर 0 के, -4 और 1 -3, उधर जाके ये बनेगा +3। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है, +3। उधर का देखते हैं क्या हाल है, यहाँ पे देखते हैं HNO3 की। तो नाइट्रोजन की X मानी, हाइड्रोजन की 1 +3 × ऑक्सीजन की -2 बराबर कितने के, 0 के। तो देखिए क्या हुआ, -6 + 1 हुआ बराबर 0 के, तो X की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी आई, +5, और वहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी +2। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया था ना, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखना है, अगर कोई चीज़ +3 से +5 बनी, ठीक है, यही बता दिया मैंने आज से, वैसे आपको ये नाइट्रिक एसिड में भी आएगा आगे। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 बनी, तो ये तो तभी हो सकता है जब वो लूज़ करे, LOO ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैंने लॉस लिख दिया, ठीक है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस हो, और +3 से 2 कब बनेगी, जब आप पे हो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की ही बुरी हालत हो गई, एक बार उसने लूज़ करा, एक बार उसने गेन करा, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो +3 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +3 एक इलेक्ट्रॉन का गेन आएगा -1 यूनिट, तो 3 - 1 कितना बना, 2 बना, +3 है, 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, तो ये है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए आप पे। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ रिडक्शन। तो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फॉर अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच इज नोन एज नाइट्रस एसिड, विच गेट्स ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इनटू नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं यार इसकी
नाइट्रोजन का अजीब सा बिहेवियर क्यों होता है, ठीक है, ये हम देखना चाहेंगे अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। कुछ कारण होंगे नाइट्रोजन के एनामलस बिहेवियर के लिए, ठीक है, ये है। अब इसे आप याद रखना, नाइट्रोजन बहुत सी चीज़ें ऐसी करेगा जो बाकी एलिमेंट की जैसी नहीं होगी जो उसके ग्रुप में आ रहे हैं, और सारे रीज़न यही होंगे। एनामलस मतलब होता है विचित्र, अजीब, बाकी से अलग, ये होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एनामलस बिहेवियर क्यों है, क्योंकि इसका यार सबसे पहले स्मॉलेस्ट साइज है इन ग्रुप में, स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप में बहुत छोटा साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ है ग्रुप 15 में। अच्छा भाई, अगर स्मॉलेस्ट साइज़ होगा मतलब इसका रेडियाई छोटा होगा ग्रुप में, तो होगा क्या यार, जिसका साइज़ छोटा होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त वाला काम है, टेढ़ी खीर है। तो इसकी होगी लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी, लार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी IE बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, बहुत छोटा है। जितना बड़ा साइज़ हो जाता है उतनी कम लगती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगी। बट ऐसा नहीं है, इसके तो अति ही ज़्यादा लगती है औरों के मुकाबले। जैसे आप देखो फॉस्फोरस, फिर उसके बाद कौन होता है, आर्सेनिक और फॉस्फोरस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी में जितना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में डिफरेंस है। ऐसे ही नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साइज़ में इतना अति डिफरेंस है जितना फॉस्फोरस और आर्सेनिक के साइज़ में नहीं होगा, तभी इसलिए एनामोलस बोल रहे हैं इसे। बहुत ही मतलब एक्सटेंट टू क्वांटिटी में डिफरेंस है। तो स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप 15, लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा देखो, जिसका साइज़ छोटा होगा उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब अपने ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। और देखो यार, नाइट्रोजन की मैंने जब आपको अभी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई तो हमें पता चला कि ये 2 पे ही ख़त्म हो जाता है, 2s3 2p3 में। तो ना इसमें D सब शेल है ना F सब शेल है, जबकि बाकी मेंबर्स पे D और F या तो दोनों या तो उनमें से कोई एक तो है ही। जिसमें देखो F होगा उसमें D होगा, ये तो है बात, बट इस पर नहीं होता। तो एब्सेंस ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल, इस पे D ऑर्बिटल नहीं हो सकते। और आपको पता है जिस पे D ऑर्बिटल नहीं होंगे वो बड़े कंपाउंड नहीं बना सकता, जैसे पेंटाक्लोराइड नहीं बना सकता। तो एब्सेंस ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल होता है। और देखो, जिसका साइज़ छोटा होता है ना, तो वो अपने जैसे ही दुखियारे का साथ लेता है। एक नाइट्रोजन को इतना सुख फॉस्फोरस और आर्सेनिक नहीं देंगे जितना सुख उसी के जैसा कोई दूसरा दे देगा। तो नाइट्रोजन अपने ही स्पीशी के साथ मिलना चाहता है, तो ये बनाता है N2 मॉलिक्यूल। और N2 मॉलिक्यूल में होती है, याद है आपको, एक होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, यहाँ होगी पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। तो पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है ना, जैसे ऐसे यहाँ पे होगी पी के पाई और पी के पाई के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ऐसा, ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई और बीच वाला सिग्मा, ऐसा है, ठीक है। तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। अब देखो, मल्टीपल बॉन्ड एक हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर से देखें या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेचर से देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। परसेंटेज sp कैरेक्टर के बेस पे नहीं देख रहे, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ऑब्वियसली ये इनर्ट होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, नॉन रिएक्टिव होगा। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और हम इसे नोबल गैस के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर या बाकी कोई रिएक्शन जो इनर्ट इन्वायरमेंट में होगी तो उसके लिए नाइट्रोजन को ही यूज़ करते हैं। जैसे लिथियम नाइट्राइड बनाएंगे तो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। अब जरा अगर नाइट्रोजन के पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग आपको दिखाऊं तो यार आपको पता ही है कैसे बनती है, ठीक है। अब इसे बढ़ाना है तो मल्टीपल बॉन्ड है, इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ इनर्ट या लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, इनर्ट या लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अगर आप पे क्वेश्चन ये आ गया वाई N2 इज़ लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, तो आपको आंसर देना है ड्यू टू पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। या आपको ये बोलेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन N2 इज़ केप्ट एट रूम टेम्परेचर, तो इट विल बिहेव एज इनर्ट कंपाउंड ड्यू टू पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, ये आपको लिखना है। देखो, नाइट्रोजन के
वो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एनोमलस बिहेवियर एक बार सम अप कर लो। सबसे छोटा साइज़ है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, सबसे ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसके ग्रुप में इसमें ही होगा, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये बड़े कंपाउंड नहीं बना पाएगा। और जब दो दुखी मिलते हैं तो बहुत स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इसको उतना सुख फॉस्फोरस आर्सेनिक नहीं दे पाएंगे जिसको इसी के जैसा दूसरा दे देगा। तो ये पी मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है, ये याद रख लेना। इसके बाद एक सिंपल सी बात है, इसको दिखा देते हैं ज़रा आपको। पी कैसे बनेगा पता ही यार तुम लोगों को, दिमाग मत खाया करो। हमारी कन्वेंशन क्या रहती है, हम जेड में बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, पता है ना आप लोगों को। बहुत बढ़िया। एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। क्या नाइट्रोजन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है? हाँ, नाइट्रोजन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी होती है। नहीं, फॉस्फोरस में इससे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन मतलब बहुतों के साथ बॉन्ड बनाना है जैसे कार्बन बनाता है, ठीक है। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये तो एक ही के साथ अपने सारे बॉन्ड खर्च देगा, एक ही के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो औरों को कैसे जोड़ेगा। तो इससे वो उम्मीद मत रखो कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, वो फॉस्फोरस और अच्छी कर लेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। यह है वो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, इसका एक ये ओवरलैप करो, पहला हो गया सिग्मा, ये एक इसका पाई ऑर्बिटल, एक पाई ऑर्बिटल इसका, एक पाई ऑर्बिटल ऐसा, एक पाई ऑर्बिटल ऐसा, या तो ऊपर या तो नीचे। देखो इलेक्ट्रॉन वेव है तो या तो ऊपर बनाओ या तो नीचे बनाओ, बनेगा एक ही, कुछ समय के लिए ऊपर कुछ समय के लिए नीचे। तो पहला पाई 1 ये रहा, और दूसरा बना लो ऐसा, तो दूसरा पाई 2 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा है और 2 पाई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी तो आप बताओ। एक सिग्मा है, ठीक है, एक ही सिग्मा है, तो क्या sp तो नहीं होगी? sp सोचो ना, sp2 होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी या क्या होगी? sp होगी, sp2 होगी, sp3 होगी। पाई वाले तो कंसीडर करोगी नहीं, सॉरी, एक सिग्मा 2 पाई है, ठीक है। लेटरल प्रेशर लगेगा यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp होगी, sp2 होगी, sp3 होगी। sp3 के लिए 4 सिग्मा होने चाहिए, sp2 के लिए 3 सिग्मा, sp के लिए 2 सिग्मा, ठीक है। एक सिग्मा वाला कुछ नहीं होता, तो 2 पाई को भी, मतलब एक पाई को भी हम एक सिग्मा ट्रीट करेंगे। सोचो ऐसा, N2 भी तो एक कंपाउंड होता है। बताओ इसकी sp होगी या क्या होगी, ठीक है। लिख देना बॉक्स में, अपनी कॉपी में भी लिख लेना, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये हमें बताते हैं एनोमलस नेचर है इसका, नाइट्रोजन का। और हम क्या चीज़ देख सकते हैं इससे यार, बस इतना ही, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, वाई phosphorus shows catenation but not nitrogen। कैटिनेशन के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आपको अपने बाकी मेंबर्स को संभालना है। जो खुद ही छोटा होगा, जिसका खुद ही कहीं ठिकाना नहीं है, वो कैसे संभालेगा। वाई फॉस्फोरस शोज कैटिनेशन बट नाइट्रोजन डजंट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ फॉस्फोरस, है ना, और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वैसा वाला केस तो है नहीं, यहाँ प्रेजेंस होगी डी ऑर्बिटल के, है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होगी। दूसरी बात, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, तो आराम से ज्वाइन करा सकता है। तो बहुत चीज़ें इसकी फेवर में, बड़ा साइज़ है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, तो अपने जैसे भाइयों के साथ मिल सकता है, लार्ज एरिया प्रोवाइड कर सकता है ना। और फाइनली आप एक और चीज़ ये बोल सकते हो, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है इसमें, यह है। तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ फॉस्फोरस इट कैन अकोमोडेट electrons of other phosphorus atoms। अदर मेंबर फॉस्फोरस एटम ही होंगे, क्योंकि कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। आपने जैसे ही कोई लिंक कराना है, नाइट्रोजन ने तो एक से कराया, बस मामला ख़त्म। फॉस्फोरस, आपको पता होगा फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 4 को जोड़ दिया इसने, ठीक है। पॉलीमेरिक फॉर्म भी होती है इसकी। तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ फॉस्फोरस इट कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर फॉस्फोरस एटम विद लेसर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, कम से कम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस एटम आपस में जुड़ पाएंगे, जैसे P4 बनता है। वाइल नाइट्रोजन में क्या, नाइट्रोजन का साइज़ क्या है,
स्मॉल है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए ये एक ही के साथ बॉन्ड बना के खुश है अपने जैसे के साथ, तो N2 बनाता है, जबकि वो P4 बनाता है। क्लियर है इतना? शाबाश। चलो अब थोड़ी मैं इंक भर दूँ फिर आगे पढ़ाता हूँ। क्लियर? गुड। चलिए, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपने देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें नाइट्रोजन का एनामोलस बिहेवियर भी देख लिया। अब हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ के एलिमेंट्स की। नाइट्रोजन की भी खूबी देखी आपने, फॉस्फोरस की भी खूबियाँ देख ली। नाइट्रोजन की एक सबसे खास बात और है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और 3 ही 4 बनाते हैं। फोन कलिबर आपको बताया था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, वो बनाते हैं। तो नोट लिख लेना, ओनली नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली नाइट्रोजन फ्रॉम इट्स ग्रुप फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ नाइट्रोजन ही अपने ग्रुप से क्या बना पाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, और कोई नहीं बनाता। ठीक है, ये चीज़ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर कहानी बढ़ती जाएगी, अभी बहुत चीज़ें करानी है। ठीक है, क्यों है? अच्छा, अब हम तीसरा देखेंगे, रिएक्टिविटी विद हाइड्राइड्स। ये रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, तो आपको पता है इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। जैसे कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्राइड, फॉर्म्स हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे NH3 हो गया, PH3 हो गया, है ना, AFH3 हो गया। ठीक है, आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड। अब इनके थोड़ा हम स्टेबिलिटी के बारे में लिखते हैं ना, और भी बनेंगे यार, सारे क्या बताऊँ यहाँ। NH3 बनेगा, PH3 बनेगा, AFH3 बनेगा, बिस्मिथ हाइड्राइड बनेगा, एंटीमनी हाइड्राइड बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये स्टेबिलिटी, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी मतलब जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब बॉन्ड कैरेक्टर या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? ठीक है, तो यार देखो, स्टेबिलिटी सबसे पहले तो NH3 की होगी, साइज़ भी छोटा है तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। क्लियर है ना इतना? स्टेबल मतलब जो आसानी से रिएक्ट ना करे, जिसको आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन देने ना पड़े। जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, ये भी याद रखना। तो NH3 की सबसे ज़्यादा, फिर PH3 की, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, अब बिस्मिथ BiH3। फिर एक बार देख लेते हैं इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर। या रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे, कितनी आसानी से बॉन्ड लेंथ टूट जाएगी। रिड्यूसिंग मतलब डिपेंड तो नहीं करता, बट रिड्यूसिंग कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ का एक ही ट्रेंड होगा। देखो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब होता है H देना, हाइड्रोजन देना, सिर्फ हाइड्रोजन देना। एसिड मतलब होता है प्रोटॉन देना। एसिड मतलब क्या होता है? प्रोटॉन देना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब H देना। रिड्यूसिंग पता है ना तुम्हें, रिडक्शन मतलब क्या होता है? H देना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ H देना है। जो प्रोटॉन देता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन छीन के देता है, सिर्फ H प्लस प्रोटॉन देगा, वो एसिडिक कैरेक्टर होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। BiH3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये तो BiH3, फिर SbH3, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड, फिर PH3 क्या होता है? फॉस्फीन, फिर आगे NH3, ये हो गया। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी याद रखना। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यही है। क्लियर है इतना? ये याद रखना इनके ग्रुप में। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपको पता चल गया, H देना होता है। स्टेबिलिटी का आपने ऑर्डर देख लिया, और किसका देखोगे? और एक थर्मल स्टेबिलिटी का देख लो। ठीक है, ये किसके बेस पे था? स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इन कंपैरिजन टू कौन सा कैरेक्टर? नॉर्मली आपके केमिकल कैरेक्टर। ठीक है, ये है। ठीक है, अब ये है कि थर्मल स्टेबिलिटी भी वैसी होगी, मतलब टेम्परेचर दो तो कौन जल्दी आयनाइज करेगा। ठीक है, या किसके बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे? थर्मल स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा वही होगी, NH3 होगी। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और सबसे आखिरी में कौन आएगा आपको बताइए? BiH3 नहीं, हाँ BiH3 आएगा, यह है। अगर हम बॉन्ड लेंथ के बेस पे देखें तो बॉन्ड लेंथ आपको पता है सबसे ज़्यादा किसकी होगी? BiH3 की होगी, BiH3। फिर ऐसे जाते हुए कौन आएगा? आखिरी में NH3 आएगा।
NH3 की तो बहुत ही हद है बॉन्ड लेंथ में। और अब सिर्फ आप बेसिक कैरेक्टर देख लो। फाइनली बेसिक कैरेक्टर कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किस में होगी, और बेसिसिटी यहाँ पे लोन पेयर के बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर। आपको पता है सब पे एक लोन पेयर होगा, NH3 पे भी एक लोन पेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, PH3 पे भी ये होगा, ASH3 पे भी यही होगा। बट तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर या लोन पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो आपको पता है क्योंकि जो आपका NH3 है उसका साइज़ क्या है, सबसे छोटा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा, तो बहुत आसानी से अपने क्या कर देगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। जितना बड़ा साइज़ हो जाएगा उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर है, इतना ज़्यादा उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, तो इतनी ज़्यादा उन्हें इच्छा नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, NH3 लोन पेयर दिखा देना, फिर PH3 लोन पेयर दिखा देना। और मुझे माफ़ करना कि बीच में कौन कौन आएंगे पता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। आर्सेनिक एंटीमनी आएंगे, आर्सेनिक होगा, फिर कौन होगा, एंटीमनी, और सबसे आखिरी में आएगा बिस्मिथ। बिस्मिथ तो देना ही नहीं चाहेगा, ये क्लियर है, ठीक है। बिस्मिथ देना नहीं चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे सारा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से है। यहाँ पे ट्रेडिशनल आपके बेसिक कैरेक्टर नहीं है कि OH किस में है, OH किसी में भी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे बेस करेगा, लोन पेयर सब में है। ऐसा मत सोचना कि एक ही में है लोन पेयर सब में है। बट इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कौन करेगा, NH3 कर जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। साइज़ छोटा है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अंदर बहुत लड़ाई है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि एक दो तो कम हो, तो उसके लिए डोनेट करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो हमने रिएक्टिविटी देख ली हाइड्रोजन के बेस पे। अब देखते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। कोई कंपाउंड आ रहा है याद, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का कुछ होता है, इतने होता है, लाफिंग गैस होती है, N2O है ना, NO2 होता है, N2O4 होता है, इतने सारे होते हैं। देखेंगे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यार 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे। अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट को E मान ले, ठीक है, E मान ले ग्रुप 15 के एलिमेंट को, तो एक बनेगा E2O3 और एक बनेगा E2O5 वाली फॉर्म। फिर आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, ये लेस स्टेबल होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सब चीज़ आपको पता है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी फेवरेबल नहीं होती। ज़्यादा ये केस कहाँ समझ में आता है, नाइट्रोजन के केस में समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, N2O3 मिलता है एंड N2O5 मिलता है। ये दोनों क्योंकि बड़े हैं, ये दोनों ऑक्साइड है और बड़े हैं, तो ऑक्साइड में और एसिडिक है नेचर में, ऑक्साइड में एसिडिक इन नेचर। जल्दी से इनके फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। नाइट्रोजन की यहाँ कितनी है, देखो ये -6, 2/-6 -3, उधर जाके +3, ऐसे ये देखो -10, 2/-10 -5, तो ये +5 हो गया, तो +3 +5, ठीक है, ऑक्साइड में। और एक और है, सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी स्टेट होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर आपने N2O5 रखा भी ना, तो वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, N2O5 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीजिंग H+ टेंडेंसी, H+ की टेंडेंसी ज़्यादा होनी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ये भी आप चीज़ याद रखना, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा उसका H+ देने का मन करेगा और उतना ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो जैसे आप पे N2O3 होता है, N2O3 अगर वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करे, N2O3 मान लो वाटर से रिएक्ट करे, तो ये एसिड में चेंज होगा। हालांकि ये भी एसिडिक होता है बट और ज़्यादा बड़े एसिड में चेंज होगा। ये तो एसिडिक है, मैं सीधा इसे एसिड में ही चेंज कर रहा हूँ, जैसे HNO2 हो गया ये। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक और इसी की जैसे बनाऊँ, देखो N2O5 है, ये भी एसिडिक है। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना बढ़िया एसिडिक होगा, ये मैंने आपको बताया भी। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा 2HNO3 बनेगा। आपको पता है एसिडिक टर्म्स पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, HNO3 की। HNO3 तो सबसे बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये HNO2 से क्या होता है, बड़ा होता है। HNO3 कब मिला, जब हम पे बड़ा कंपाउंड था, बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो ज़्यादा एसिडिक आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। खुद भी एसिडिक है, प्रोडक्ट भी एसिडिक बनाया इसने। बैलेंस कर लो, 2HNO2 2HNO3, बैलेंस देखें, 2N ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं।
हाइड्रोजन 2 हैं, नाइट्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 4 है। ये है। यहीं पे यहाँ पे भी निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और यहाँ पे -4, तो यहाँ +3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे थी भी +3, यहाँ पे थी +5। ठीक है, और यहाँ पे कितनी होगी -6 + 1, यहाँ पे +5 आ गई। ये है। तो आप ये देख पा रहे हैं जितना बड़ा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनाया उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड भी आया। ठीक है, देखो ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसमें नाइट्रोजन की, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड था ये, तो लेस एसिडिक हमारा एसिड बना, मतलब लेस पावर वाला या लेस कंसनट्रेशन वाला एसिड बना। और जब हम पे ऑक्साइड नाइट्रोजन का बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था तो स्ट्रॉन्ग एसिड बना। ये वीक एसिड बना, वो कैसे बना, स्ट्रॉन्ग बना। ये आप लोग याद रखना। क्लियर है इतना? शाबाश। और कुछ बस इतना ही है। अब एक सिंपल सी बात है, ये तो तुम्हें पता ही है, नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक ही होंगे। आपको ये तो मैंने बताया था कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं ना कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। आपके कोर्स में फॉस्फोरस नहीं है, यही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो मैंने यही लिखाया, फॉस्फोरस के नहीं है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में। कैसे होंगे नेचर में, एसिडिक होंगे। तो ये नॉन मेटल ही तो है नाइट्रोजन, तो इसके कैसे हैं, एसिडिक है नेचर में ऑक्साइड। क्लियर है इतना? इतना तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ज़रा ब्रशअप कर लो 11th से। गुड।